जय हिंद। वंदे मातरम। प्यारे साथियों, क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है साथियों, आज का सेट नंबर 3 होने वाला है। लेखपाल की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेके आए हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कहा जा रहा है भाई। फर्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस जनपद से हुई थी? किस जनपद से हुई थी? तो चकबंदी योजना कहाँ से शुरू हुई थी भाई? तो इसका शुरुआत हुआ था मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से। मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई लेखपाल के लिए। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसके द्वारा सहायता प्राप्त है? किसके द्वारा सहायता प्राप्त है? यूपी डीएएसपी किसके द्वारा प्राप्त है? तो प्राप्त है विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत कितना था? एसटी का प्रतिशत कितना था? तो एसटी का प्रतिशत 0.6%। 0.6%। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, प्रश्न नंबर चौथा कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कन्या विद्याधन योजना के तहत पात्र बालिकाओं को कितनी कितनी एक मुश्त राशि दी जाती है? एक मुश्त राशि दी जाती है। तो कितनी राशि दी जाती है भाइयों? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए दी जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 के तहत ग्राम पंचायत की ओर से भूमि का प्रबंधन कौन करता है? भूमि का प्रबंधन कौन करता है? तो भूमि का प्रबंधन भूमि प्रबंधक समिति करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। लेखपाल नहीं करता है, भूमि प्रबंधक समिति करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? जो अतिक्रमण कर लेते हैं व्यक्ति किसी जमीन पर, तो उसको हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो हटाने का अधिकार केवल सहायक कलेक्टर के पास होता है। किसके पास? सहायक कलेक्टर के पास होता है। लेखपाल तो केवल माप जो करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा साथियों, प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बरु बरुआ सागर झील स्थित है? बरुआ सागर झील किस जिले में स्थित है? तो बरुआ सागर झील झांसी में स्थित है। झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प के तहत लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, यूपी जीके से 20 क्वेश्चन आने हैं पेपर में और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आने हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी जीके और कंप्यूटर के प्रश्न को लाया गया है। चलिए, कहा जा रहा है भाई, कथन एक, काम के बदले अनाज कार्यक्रम पहली बार 1977 में शुरू हुआ था। काम के बदले अनाज, यही कार्यक्रम बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का आधार बना। ये बातें सत्य है या असत्य है? देखेंगे भाई। कहा जा रहा है, काम के बदले अनाज, ये भी बात सत्य है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम पहली बार 1977 में शुरू हुआ था। और यही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार का रोजगार कार्यक्रम का आधार बना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा भाई, भूमि सुधार के अंतर्गत हदबंदी कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई लेखपाल के लिए, जो मैंने पीछे भी कराया था और ये भी सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हदबंदी कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भाई, जोतों के आकार की अधिकतम सीमा तय करना। जोतों के आकार की अधिकतम सीमा तय करना ये हदबंदी का कानून है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का।
देखिएगा भाई, अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारतीय वित्तीय प्रणाली में भारतीय वित्तीय प्रणाली में विदेशी मुद्रा भंडार एवं संरक्षण का कार्य निम्न में से कौन करता है? विदेशी मुद्रा भंडार संरक्षण का कार्य कौन करता है भाई? तो आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा, आरबीआई करता है। 10 जनवरी 2026 को विश्व हिंदी दिवस किस विषय के तहत मनाएगा? 10 जनवरी 2026 को विश्व हिंदी दिवस किस तहत मनाया जाएगा? तो मनाया जाएगा भाई हिंदी हमारी पहचान, हिंदी हमारी पहचान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, 28 फरवरी 2026 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या रखी गई है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसका थीम था वुमेन इन साइंस और डेस कैटेलाइजिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वुमेन इन साइंस कैटेलाइजिंग इसका थीम था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, सरहुल महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? महोत्सव से प्रश्न बनेगा, जानते रहेगा भाई। त्योहार, महोत्सव, नृत्य से प्रश्न बनेगा। तो सरहुल महोत्सव कहाँ का है भाई? सरहुल महोत्सव मनाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह 10% नियम किसने दिया था? भाई खाद्य श्रृंखला में एक व्यक्ति से अगर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तो दूसरे में केवल 10% जाता है और 90% क्या हो जाता है भाई? नष्ट हो जाता है या व्यक्ति उपयोग कर लेता है। तो इसका सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिद्धांत दिए थे रेमंड लिंडमैन ने। किसने था? रेमंड लिंडमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? तो जैव विविधता अधिनियम आया था सन 2002 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा भाई, मटकी नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? मटकी नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय और लोक नृत्य है? तो म से मटकी, म से मध्य प्रदेश, मटकी मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को अमूर्त विरासत में शामिल गरबा कहाँ का नृत्य है? गरबा कहाँ का है? तो गरबा गुजरात का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। गिद्धा किस राज्य की महिलाओं का पारंपरिक लोक नृत्य है? गिद्धा किस राज्य की महिलाओं की पारंपरिक लोक नृत्य है? तो गिद्धा पंजाब का है भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सागा दावा किस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जो सिक्किम में मनाया जाता है? सागा दावा किस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो भाई ये बौद्ध धर्म का है। किसका? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मनाया कहा जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, कहा जा रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कानपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है जिसे जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। जंगल की ज्वाला के भी नाम से जाने वाला पुष्प है भाई पलाश। घुमा फिरा के प्रश्न पूछेगा तो आप लोग को आंसर में पलाश ही लगाना है, चाहे जंगल की ज्वाला पूछे या उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछे, पलाश ही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या टोटल 18 है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे अपने दोस्तों तक। और भाई अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है उसका नाम पूछा है। तो राजकीय मछली का नाम है चीतल। चीतल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाइयों। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है? कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो अकबर का मकबरा है, से शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी है, इत्माद उद दौला का भी मकबरा है, और भाई जहांगीर का मकबरा नहीं है। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
कहा जा रहा है भाई उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु का काम करता है। कंप्यूटर का प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा जा रहा है काम करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच काम करने वाले को कहते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1972 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एकीकृत बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 1975। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1975 में। कंप्यूटर के तीन मुख्य घटक हैं। कंप्यूटर के तीन मुख्य घटक होते हैं भाई, सीपीयू और आईओ और मेमोरी, ये तीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीपीयू थ्रूपुट सीपीयू थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू तथा मेन मेमोरी के बीच रखी जाती है? देखो भाई मेमोरी सीपीयू तथा मेन मेमोरी के बीच रखे जाने वाली वस्तु का नाम पूछ रहा है, तो हम उसे कहते हैं भाई कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कहते हैं या कैच मेमोरी। इसको कैश लिखा है यहाँ पे, कहते हैं कैच। कैच मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब था। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए सत्यापित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो स्थापना करने वाले थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। 20 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। भारतीय इतिहास में किस काल को शास्त्री युग कहा जाता है? किस काल को शास्त्री युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को शास्त्री युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। कहा जा रहा है प्राचीन संस्कृति व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है भाई? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो देखेंगे क्षय रोग है और भाई पागलपन है, फुसफुसी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसको हम लोग टीबी के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक कालाजार कालाजार रोग का कारण बनता है? कालाजार रोग का कारण केवल प्रोटोजुआ होता है भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रोटोजुआ के ही कारण कालाजार नामक रोग होता है। देखेंगे भाइयों, कहा जा रहा है जंग लगने का विरोध करने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात के रूप में जाना जाता है। इस्पात के रूप में जाना जाता है तो वह जंग रोधी स्टील होता है। जंग रोधी स्टील होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, क्योंकि स्टील पर जंग नहीं लगता है। आगे देखेंगे, कहा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहने वाले कौन थे? तो कहने वाले थे भाई रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुभाष चंद्र को देश नायक कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। तो भाई हैदराबाद को दिया गया था। किसको? हैदराबाद रियासत को दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूछता है कभी कभी कि ऑपरेशन पोलो किस रियासत में शुरू किया गया था? तो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई कौन नेपाल में हिमालय पर्वत में एवरेस्ट बेस कैंप को
को तहत करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गए। भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गए, वो है रिधम ममानिया जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, पैपोंग झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो भाई पैपोंग झील लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में किस काल में सबसे पहले मिट्टी के बर्तन का पता चला था? मिट्टी के बर्तन का पता किस काल में चला था? तो नवपाषाण काल में पता चला था। नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का भाइयों। कहा जा रहा है, 1943 में किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? समांतर सरकार की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो भाई यह किया गया था सतारा में। किसमें किया गया था? सतारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। साथियों, प्रश्न नंबर 51 है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? लेकिन इस प्रश्न को बताने से पहले भाई कहना चाहेंगे कि जो अभी तक सेशन से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहा जा रहा है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सुदूर उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है नर्मदा नदी पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है, भारतीय रुपया के नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में अपनाया गया था? आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 2010 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। 54 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये 7 प्रश्न हो चुका है भाई। एक बार अभी हमने कराया था क्या, देखेंगे एक बार। फिर से कहा जा रहा है, गांधी जी ने गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल की तकनीकी का इस्तेमाल किया। देखेंगे साथियों, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण क्षेत्र के किसानों की समस्या को देखने के लिए अनुरोध किया था। प्रश्न हो गया था, बी ऑप्शन इसका सही जवाब था भाइयों। ऑप्शन नंबर बी सही था। कहा जा रहा है, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को विद्युत विद्युतीय ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे का सिद्धांत की खोज कब की थी? सिद्धांत का खोज कब किया था? तो उन्होंने किया था 1831। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? बायोडीजल के उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है? तो भाई बायोडीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस प्रश्न को भाई कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, जेट्रोफा को। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? कौन सी योजना ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये है भाई पीएमजीएसवाई है। पीएमजीएसवाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, पीएमजीएसवाई है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साथियों, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है या दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? तो पहले अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये। कहा जा रहा है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? जैसा कि आपको पता है भाई, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सती प्रथा का अंत करने वाले थे भाई लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सती प्रथा बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग स्टार लगा के रखिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति वाली संख्या है थारू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। थारू जनजाति है। कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में किसके द्वारा
भारतीय विधायिका भारतीय विधायिका द्विसदनी बन गई। भारतीय विधायिका द्विसदनी किसके द्वारा बन गई थी? तो बन गई थी भाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा बन गई थी द्विसदनी। भारतीय विधायिका द्विसदनी बन गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाइयों, बी.सी. राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बी.सी. राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बी.सी. राय पुरस्कार भाई चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भाई, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रशस्ति शब्द का क्या अर्थ है? प्रशस्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रशस्ति शब्द का अर्थ होता है भाइयों, एक राजा या शासक की प्रशंसा में लिखा गया शिलालेख। जैसे भाई प्रयाग प्रशस्ति है, और भाई कई प्रशस्ति है, सारनाथ में है, अशोक के द्वारा कई शिलालेख लिखा गया। तो प्रशस्ति का अर्थ है राजा और शासक की प्रशंसा में लिखा गया शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है कहा जा रहा है भाई, देखिए भाइयों, ट्विटर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो ट्विटर है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ट्विटर को स्थापित करने वाले थे भाई इवान विलियम्स। इवान विलियम्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोशल मीडिया से भी प्रश्न पूछ लेता है आजकल के समय में, जानते रहेगा भाई। टीके का आविष्कार कौन किया था? टीके का आविष्कार कौन था या आविष्कारक कौन था भाई? तो टीके के आविष्कारक थे एडवर्ड जेनर। कौन थे भाई? एडवर्ड जेनर थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है पेपरों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स पौधे की वृद्धि को रोकता है? पादप हार्मोन्स कौन सा है जो पौधे की वृद्धि को रोकता है? तो भाई पौधे की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन्स है एब्सेसिक हार्मोन्स है, एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साइटोकाइनिन है, और भाई जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये सब कोई रोकता नहीं वृद्धि को, लेकिन एब्सेसिक अम्ल रोक देता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भाई, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार करने वाले थे भाई माइकल फैराडे। फैराडे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तावित की थी? किसने प्रस्तावित की थी बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना? वर्धा योजना किसने प्रस्तावित किया था भाई? तो वर्धा योजना को प्रस्तावित करने वाले थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। कहा जा रहा है भाई, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित स्थापित एफएफएस का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एफएफएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है भाई फार्मर फील्ड स्कूल। फार्मर फील्ड स्कूल। सेशन से जुड़े रहेगा भाई, 10 प्रश्न और बचे हैं केवल मात्र। देखेंगे अगला प्रश्न। कहा जा रहा है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों से संबंधित है? कौन सी अनुसूची राज्यों से संबंधित है? तो अनुसूची नंबर प्रथम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुसूची फर्स्ट राज्य से संबंधित है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भाई इसको पारित किया गया था 1905। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1905 में पारित किया गया था। कहा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सी जनजाति है भाई? तो अब भील जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए भील जनजाति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाइयों। कहा जा रहा है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख स्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास और प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है? तो कौन सा स्थान है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाइयों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान है, जो गांव में ग्रामीण विकास और प्रशिक्षण प्रदान करता है, शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी था। कहा जाए भाई, कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। वो राज्य का नाम है भाई मेघालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों करंट अफेयर्स का। कहा जा रहा है भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने चेनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल कहाँ पर उद्घाटित किया गया? इसका उद्घाटन कहाँ किया गया भाई?
तो इसका उद्घाटन किया गया जम्मू और कश्मीर में। आर्च पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अपघटक अर्थात डिकम्पोजर के अंतर्गत नहीं आता? अपघटक के अंतर्गत कौन नहीं आता भाई? तो मैं आपको बता दूं अपघटक के अंतर्गत केवल सर्वहारी नहीं आएगा, बैक्टीरिया, कवक और सूक्ष्मजीव ये सभी जीवों को खा करके नष्ट कर देते हैं, इसलिए अपघटक के अंतर्गत आते हैं। और जानते रहेगा भाई सर्वहारी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है भारत का अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। तो अधिनियम कौन सा है? अधिनियम कौन सा भाई? तो वो अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसके अंतर्गत जंगली जानवर और पक्षियों पौधों का संरक्षण प्रदान करता है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता उपयोगिता यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो भाई उदाहरण है डिस्क क्लीन अप टूल। डिस्क क्लीन अप टूल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूटिलिटी का उदाहरण है डिस्क क्लीनिक अप टूल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। लिखिएगा भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में संदर्भित करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में संदर्भित करता है कि हमारी टेक्स्ट कैसा दिखेगा। हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा। कौन भाई फिक्स करता है, संदर्भित करता है कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिंग। आपका जैसा फॉर्मेट होगा भाई वैसा आपका टेक्स्ट टेक्स्ट दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और भाई अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।